हेलो एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर शाहीन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं जो लेकर आई हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो चेंजेस आए हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के रूल्स में वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके अपॉइंटमेंट में आपको किस तरह से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, और क्या जो एज लिमिटेशंस है उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो क्या आपको बेड की ज़रूरत है या नहीं है, या अगर आपकी बेड हो जाती है तो आप एलिजिबल हैं। मतलब ये सब चीज़, या पीएचडी हैं अगर आप तो एक्सेप्टेड हैं या नहीं बेड से। मैं इन सब चीज़ों पे आज बात करूंगी, और ये जो भी चेंजेस आए हैं मैं उस पर आपको ये दिखाकर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या चेंजेस आए हैं। तो ये है तो तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने दिया है चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके, और हम डायरेक्ट आपको लेकर मैं चलती हूँ। डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या कंडीशंस है और क्वालिफिकेशंस पहले क्या क्या होनी चाहिए इसके लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए, इस फॉर्म के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल wherever the grading system is followed in concerned relevant allied subject from an Indian university or on an equivalent degree from an accredited foreign university। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको मास्टर्स होना चाहिए, यानी या मास्टर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी डिग्री है उसके साथ 55% आप मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। और कई बार जैसे कि आपको पता है कि कई बार क्या हो 55% चाहिए मार्क्स, राइट। मास्टर्स में आपके ये मास्टर्स में चाहिए आपको, जैसे कि मास्टर्स में क्या होता है, एमए होता है और हमारा एमकॉम होता है, एमएससी होता है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पेपर्स आते हैं मास्टर्स में। तो वो सब है, उसके साथ 55% मार्क्स से वो तब होना चाहिए आपको। और 55% मार्क्स में क्या है, रिलैक्सेशन होता है किनके लिए, ये है ईबीसी, एससी एसटी, नॉन क्रीमिलियन, इनके लिए होता है, और पीडब्ल्यूडी इनके लिए होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मास्टर्स डिग्री, एक स्टेप हो गया कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब दूसरा स्टेप क्या है इसमें, बिसाइड्स फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशंस द कैंडिडेट मोस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको नेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट, यानी कि मास्टर्स के साथ साथ आपको नेट होना चाहिए कंडक्टेड बाय यूजीसी। उसके साथ अगर एट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या अगर आपका पहले तो नेट है तो ठीक है, अगर नेट नहीं है तब क्या होना चाहिए, आपका सेट होना चाहिए, ठीक है, या स्लेट, ये होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद कुछ और भी रूल है। सपोज अगर आप नेट नहीं है, सेट नहीं है, आपने मास्टर्स कर ली है, लेकिन क्या है आप नेट नहीं है क्वालिफाई आप, और सेट नहीं है, स्लेट नहीं है, तब उस कंडीशन में अब क्या करना है। तो देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट्स हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि आपके पास पीएचडी है तब आप एक्सेप्टेड है नेट और स्लेट से। लेकिन इसमें भी कुछ रूल है, पीएचडी किस तरह से होनी चाहिए उसमें भी कुछ रूल है। यहाँ पर देखिए रेगुलेशन फॉलो करना है। रेगुलेशन 2009 एंड 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी करी है तब आप नेट, सेट या स्लेट से एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद क्या है, आगे हम देखते हैं। ये तो आपका हो गया 2 स्टेप। अब यहाँ पर क्या है कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए आपके पीएचडी में अगर आपका नेट और सेट नहीं है तो देखिए यहाँ पर कंडीशंस इन्होंने बताया। द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड, यानी कि आपका पीएचडी जो है वह अवार्ड किया गया हो रेगुलर मोड में। ठीक है, दूसरा है कि पीएचडी थीसिस हैज बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी आपका पीएचडी को इवेल्युएट करने वाले 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होना चाहिए। और नेक्स्ट है एन ओपन पीएचडी वाइवा वोसी ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, यानी जो कैंडिडेट है उसका पीएचडी है ओपन वाइवा वोसी होना चाहिए।
और कैंडिडेट हैज बीन पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स from his or her PhD work, out of which at least one is in a referred जर्नल। यानी कि जो कैंडिडेट है पीएचडी स्कॉलर है उनका वाइवा वोसी तो होना ही चाहिए, यानी कि ओपन वाइवा वोसी उनका होना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए, उनका जो पीएचडी है उसमें जो उनका जो रिसर्च पेपर्स है वह कम से कम 2 पब्लिश होनी चाहिए, और उसमें से कम क्या है, 1 इज इन अ रेफरेड जर्नल में, एक रेफरेड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। सारे कंडीशंस है पीएचडी का। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज और हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द यूजीसी, ICSSR, CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। अब एक और है यहाँ पे क्या, कैंडिडेट जो है एटलीस्ट उनका 2 पेपर जो है जो कि पीएचडी वर्क पे होना चाहिए वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए कहाँ, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स आपका जो होता है, और वो जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स होता है वो यूजीसी स्पॉन्सर्ड या CSIR होना चाहिए और एनी सिमिलर एजेंसी होना चाहिए, तब जाकर आपका पीएचडी वैलिड होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आप मास्टर्स हो, नेट हो तो ठीक है, अगर आप नेट नहीं हो तो पीएचडी है तब आप एग्जेम्प्टेड है नेट या सेट से। लेकिन आपका पीएचडी के लिए इतने सारे कंडीशंस है, जो रेगुलेशंस आपको 2009 का फॉलो और 2016 वाला जो है वो फॉलो करना है क्लोजर। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि नोट नेट स्लेट सेट शैल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स programs in disciplines for which net set slate is not conducted by the UGC। यानी कि इनका पूरा कहने का मतलब ये है कि कुछ पेपर्स का, कुछ सब्जेक्ट का में नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है, तो वैसे लोग नेट से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स है। ठीक है, यानी वैसे लोगों को ये बैठ लेंगे। उसके बाद क्या है, या फिर उनको पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी कहाँ से होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी से उनका पीएचडी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन विद अ रैंकिंग अमॉन्ग टॉप 500, आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉप 500 वर्ल्ड में रैंकिंग होनी चाहिए, वहां से उन्होंने की हो, या फिर टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग हो, एकेडमिक रैंकिंग और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो, इन सब में से उनकी ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो इनके अंदर में आए। ठीक है, THE के अंदर में आनी चाहिए, या ARWU या QS। ठीक है, या वर्ल्ड का टॉप 500 यूनिवर्सिटी में आनी चाहिए। ठीक है, हम आगे अब देखते हैं, एज लिमिट पे आते हैं। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है वह द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 23 ईयर्स। यानी कि जो मिनिमम एज है वह आपका हो गया 23 ईयर्स। ठीक है, या मिनिमम है आपका। ठीक है, मिनिमम हो गया आपका 23 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज शैल नॉट बी एक्सटेंडेड 45 ईयर्स। अब इस बार जो ये चेंजेस मेजर चेंज है जो कि 45 ईयर्स से पहले यूजुअली हमें क्या 55 देखने को मिलता था, यानी कि 55 ईयर्स तक फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो चेंजेस कर दिया है, यानी कि 45 ईयर्स तक ही आप जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स कर दिया है इस बार एज ऑफ अगस्त 1 ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये इनका इस बार का चेंजेस है, मेजर चेंज है। एज रिलैक्सेशन विल बी given as per state government rules, whereas relaxation for especially abled as defined in clause 341 will be as per the government of India rules। मतलब कोई रिलैक्सेशन होगा तो इनके रूल के हिसाब से होगा। ठीक है, अब पे स्केल की ये बात करते हैं। द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी सेम एज रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरह जो रिकमेंडेड होता है वही पे स्केल होगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं इंटरव्यू बोर्ड। अब इंटरव्यू बोर्ड कैसे कैसे होगा, क्योंकि इस बार का जो रूल है काफ़ी चेंजेस है इसमें। लास्ट टाइम जो हुआ था वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें API स्कोर पे हुआ था, API प्लस 15 मार्क्स के वहाँ इंटरव्यू थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी चेंज है, ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने में मिल रहा है। कई स्टेप्स में एग्जाम लेंगे और फिर जाकर तब आपका इंटरव्यू होगा। तब इंटरव्यू के बारे में देखिए ये क्या कहते हैं, द इंटरव्यू बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, यानी कि आपका 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे आपके इंटरव्यू बोर्ड में। ठीक है,
अब बिलो द रैंक ऑफ द प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर नोमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, द चेयरमैन ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड शैल बी आइदर द चेयरमैन ऑफ द कमीशन और अ मेंबर ऑफ द कमीशन एज नोमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ अ कमीशन। यानी कि ओवरऑल आपका 3 तो रहेंगे ही उसमें एक्सपर्ट बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद है द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन ensuring fairness and transparency and also to explore the qualification as described in, मतलब इनके कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी, हर तरह की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी, वहाँ फेयरनेस तरीके से सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में, मतलब ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब देखिए स्क्रूटिनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा कैंडिडेट्स का, वो हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द रिटेन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका रिटेन एग्जामिनेशन के बेस पे आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या पूरा क्लियरली लिखा गया है कि आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, रिटेन अमॉन्ग ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका रिटेन एग्जामिनेशन होगा इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। एंड द स्क्रूटिनी एंड द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया एंड द प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 1, ठीक है। तो इस तरह से तो एक हम देख लिए इनका शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है, यानी वो आपको पहले तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी जब आप फुलफिल करते हैं दे विल कॉल यू फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो फिर उसके बाद आप जो मार्क्स उठाते हैं उसके बेस पर आप शॉर्ट लिस्टिंग वाला जो लिस्ट है उसमें आप आते हैं या नहीं आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद डिग्री इन कंसर्न एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर अब द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स होल्डिंग अ मास्टर्स पीजी डिग्री कंसर्न रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट shall be as prescribed in the status and the determined by the commission, मतलब ये इस तरह मतलब आपको बता रहा है कि आपके पास मास्टर्स वगैरह होनी चाहिए इसके लिए। ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए कैसे कॉल किया जाएगा, कितने नंबर होंगे, किस हिसाब से वो देखिए। फॉर ईच पोस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू शैल बी द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। यानी कि 1:3 क्लियर कहते हैं, यानी एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। शॉर्ट लिस्टिंग में यानी कि 3 कैंडिडेट्स होंगे, 3, ठीक है, 3 कैंडिडेट्स है ना, और 1 पोस्ट पे, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। So if the number of the eligible candidates for the particular post doesn't conform to the above ratio, then all eligible candidates may be called for the interview without any further shortlisting। अगर इस तरह से कोई एलिजिबल नहीं है तो फिर आगे भी वो और भी लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। वो ऐसा द सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ नेट एग्जामिनेशन। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपका जो सिलेबस होगा रिटन एग्जामिनेशन का क्या होगा, तो वो वही होगा कि जो कि नेट एग्जामिनेशन में होता है, दैट ऑफ नेट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट डिसिप्लिन, यानी कि जिस बेस पर आपका नेट होता है उसी तरह से होगा आपका, ठीक है। फॉर दोज सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन वेयर नेट एग्जामिनेशन आर नॉट कंडक्टेड बाय the UGC or the CSIR, the syllabus will be prepared and notified by the government। ये कहते हैं कि इनका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वह दैट ऑफ नेट एग्जामिनेशन होगा और नेट एग्जामिनेशन बेस पे है, लेकिन क्या है कि जिस सब्जेक्ट में नहीं है नेट उस सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं कि ये प्रिपेयर करेंगे अपना सिलेबस, ठीक है। जिसमें नहीं कंडक्ट कराया जाता है उसमें ये सिलेबस को अपना प्रिपेयर करेंगे। और तो अब हम चैप्टर 5 में हैं, हम देखते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, द कमीशन शैल कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैरिंग अ टोटल ऑफ 160 मार्क्स, यानी कि आपका टोटल जो है आपका यहाँ पर रिटन का 160 मार्क्स का होगा, ठीक है, 160 मार्क्स का होगा विद ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे के पेपर होंगे आपके रिटन और 160 मार्क्स का होगा आपका रिटन, ठीक है।
द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज शैल बी 50%। मिनिमम आपको कम से कम 50% लाना है रिटेन में फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। मतलब इनका कुछ अलग होता है। जैसे द रिटन एग्जामिनेशन शैल अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल वेटेज, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 80% का वेटेज होगा, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं। ओनली क्वालिफाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ये तो जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जामिनेशन और शॉर्ट लिस्ट के अंदर आएंगे तभी उनको क्या किया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब ये कहते हैं इंटरव्यू शैल बी कैरी 40 मार्क्स, यानी कि 160 इन्होंने कहा रिटेन का होगा और 40 मार्क्स जो है इनका इंटरव्यू का हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा हो गया 200, राइट? हो गया ना, है ना, 200 मार्क्स का हो गया। अटेंडेंस एंड अपीयरेंस इन द इंटरव्यू इज मैंडेटरी, ऑब्वियसली मैंडेटरी होगा, आप जाएंगे तभी होगा आपका इंटरव्यू। तो इस तरह से ये देख लीजिए 80% रिटेन का हो गया आपका एंड रिटन एग्जामिनेशन 160 का है और टोटल आपका यहाँ 200 हो गया। फुल मार्क्स आपका इंटरव्यू का 40 मार्क्स है, इसका 20% वेटेज लाना है एटलीस्ट। अब देखिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल। अब अपॉइंटमेंट जो है द कमीशन शैल सबमिट इट रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इस तरह से है आपका। आगे हम देखते हैं इस ज्वाइनिंग डेट देख लीजिए, और इस तरह से कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर पोस्टिंग इन ए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, यानी कि इस बार ये भी थोड़ी सी चेंजेस है कि जिसका भी अपॉइंटमेंट होगा जिस यूनिवर्सिटी में, उसका 5 साल तक उसी यूनिवर्सिटी में रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, विल शैल रिमेन देयर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल से पहले आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल, ये है देख लीजिए। यहाँ पर शॉर्ट में आपको दे दिया गया रिटन एग्जामिनेशन 160 मार्क्स का हो गया, 3 hours के पेपर होंगे। रिटन एग्जामिनेशन 80% वेटेज है आपका, 40 जो मार्क्स है वो इंटरव्यू का है, 20% वेटेज इंटरव्यू का हुआ। फिर नोट नेक्स्ट लेट वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड ये ओनली डेट इज सेट स्लेट कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट। सो इस तरह से है आपका द मेरिट ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स इन अ सब्जेक्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल 200 मार्क्स इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू, यानी कि जो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी लास्ट में जो आपका ज्वाइनिंग होती है जिस बेस पे, तो उसके लिए क्या बोला जाए, आउट ऑफ टोटल पूरा 200 में से ही आपका जो मार्क्स है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से है, ये तो विषय का नाम वगैरह है। तो ये है टोटल आपका इन्फॉर्मेशन। तो ये है इस तरह से किसा पूरा ओवरऑल हम देख लेंगे तो क्या है कि ये इनका मास्टर्स होना जरूरी है और मास्टर के साथ नेट है। अगर आप नेट नहीं है तो स्लेट अगर वो भी नहीं है तो ये कहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित की जाएगी। बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी का हो सकता है बेट ले ले। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी जो है तो वो नेट से एक्सेप्टेड है या बेट से भी एक्सेप्टेड हो जाएंगे। लेकिन पीएचडी के लिए कुछ इनका कुछ रूल्स है, इसमें बता रहे हैं कि टॉप 500 यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या फिर इन 2016 और 2009 का जो क्लोजर है यानी कि कंडीशंस है कुछ की ओपन पीएचडी वाला वो सी होने चाहिए, 2 पेपर्स होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए, यूजीसी द्वारा कंडक्टेड होना चाहिए या सिमिलर एजेंसी। तो इस तरह से कुछ रूल्स है। तो ये ओवरऑल होकर ये सब आपका चेंजेस है। जो आपका मिनिमम 23 years है इस बार फॉर्म अप्लाई करने का, मैक्सिमम 45 years है। तो ये सारे चेंजेस हैं आपके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी इस बार क्या क्या चेंजेस आए हैं। थैंक यू।